नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की। अब बात होगी सियासत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी वक्फ बोर्ड की वो संपत्तियां भी शामिल होंगी जो अतिक्रमण के दायरे में आती हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। वक्फ की संपत्तियां के सर्वे को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है, तो वहीं बीजेपी इस आपत्ति पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का होगा सर्वे। मोहन सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों का करा रही सर्वे। सर्वे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जताई आपत्ति। जेपीसी को पत्र लिखकर विधायक ने की सर्वे रोकने की मांग। बीजेपी ने मसूद की आपत्ति पर किया पलटवार। संपत्तियों के सर्वे को रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वहीं इस पर मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वे के लिए जो नियम फॉलो किए जा रहे हैं उसके कारण आने वाले समय में विवाद होगा। मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय नाम के दुरुस्तीकरण करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। सर्वे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है, भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। जेपीसी को मैंने एक पत्र लिखा और जेपीसी से मांग करी है कि आप पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करवाएं। जब रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हो जाए उसके बाद मध्य प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों का फिर आप रिपोर्ट लें। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, जेपीसी के अध्यक्ष को भी लिखा और एक PIL भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिसेस जारी हो गए। वक्फ बोर्ड की जमीन पर सर्वे को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर सरकार और पीएम मोदी का सोचना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर गरीब मुसलमान को पक्का मकान मिले। वक्फ की जमीन उन मुसलमानों के काम आए जो शिक्षा से दूर हैं। अभी प्रॉपर्टी उनके हाथ में है जो नेता हैं और कथित माफिया हैं। लेकिन सरकार और नरेंद्र मोदी जी का सोचना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर वो गरीब मुसलमान को पक्का मकान मिले जो झुग्गी और झोपड़ी में रह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोचना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर वो गरीब मुसलमान पढ़े। मोदी जी चाहते हैं कि उन मुसलमानों के हाथों में हुनर और उन मुसलमानों के हाथ में शिक्षा की ताकत आए जिनकी वक्फ की प्रॉपर्टी पर जिनका मूल हक और अधिकार होना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी तो अभी उन मुसलमानों के हाथों में है जो नेता है तथाकथित माफिया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट राज्य सरकार की तरफ से जेपीसी को भेजी जाएगी। जो लोग बंटवारे के बाद देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्तियों की जानकारी भी सरकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। BSTV के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विषय बेहद ही गंभीर है, लेकिन फिर भी सियासतदान इस गंभीर मुद्दे की आग में सियासी घी झोंकने का काम करते हैं। धर्मांतरण की झुलसती आग छत्तीसगढ़ में दशकों की समस्या बनी हुई है। इस बार मंत्रांतरण की समस्या प्रदेश की न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर से सामने आई है। फिर क्यों गरमाया है धर्मांतरण का मुद्दा, समझिए इस खास रिपोर्ट से। नौकरी, पैसा, लोभ, लालच और सियासत के तमाम आरोप। धर्मांतरण विषय बेहद गंभीर है, लेकिन फिर भी सियासतदान इस गंभीर मुद्दे की आग में सियासी घी झोंकने का काम करते हैं। धर्मांतरण की झुलसती आग छत्तीसगढ़ में दशकों की समस्या बनी हुई है। इस बार धर्मांतरण की समस्या प्रदेश की न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर से सामने आई है।
आरोपों का जंजाल भी है। दरअसल बिलासपुर के कई स्लम एरिया से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पढ़ाई, नौकरी का झांसा देकर लोगों को दूसरे समुदाय में ढकेला जा रहा है। ऐसे में बुधवार को कई वीडियो भी वायरल हुए। अब इस विषय को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। चलिए अब पूरा मामला समझिए। धर्मांतरण के लिए पहले बेरोजगार और महिलाओं को निशाने पर लिया जाता है, फिर लगातार परेशान लोगों से मिलना जुलना और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बीमार, मजबूर, गरीब और कमजोर वर्ग को टारगेट करके लालच दिया जाता है। फिर लोगों को धार्मिक स्थल बुलाकर उनसे प्रार्थना कराई जाती है। जनवरी माह में 12 से अधिक धर्मांतरण के मामले बिलासपुर में ही आए। सोशल मीडिया पर धर्मांतरण का वीडियो हुआ जमकर वायरल। बिलासपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद सियासत की पूरी नजरें इसी मसले पर टिकी हुई है। बयानबाजियों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा है इस लड़ाई को यदि कोई ईमानदारी के साथ लड़ रहा है तो वह बीजेपी है, कांग्रेस इसे प्रेशर देती है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा धर्मांतरण को हमेशा बढ़ावा देती है। वो चाहती है लोग धर्मांतरण करें, उनके लिए पॉलिटिकल टूल धर्मांतरण है। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मत है, हम धर्मांतरण के बारे में हमेशा से बोलते हैं। धर्मांतरण की आड़ में पैसे का प्रलोभन देकर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इस तरह के कामों में लिप्त है। उस लड़ाई को यदि कोई लड़ रहा ईमानदारी के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस इसको प्रश्रय देती है। हम भूपेश बघेल जी की सरकार के समय भी हम आवाज उठाते थे, लेकिन वो जानबूझकर उसको दबा देते थे, केवल और केवल वोट बैंक की खातिर। देश की इज्जत, देश की एकता, अखंडता को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती थी। और डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। हम तो शुरू से कहते थे कि इस प्रदेश में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रश्रय है। अब उनके सरकार में आने के बाद हो रहा है, मतलब सीधा सीधा है कि हमारे जो आरोप थे सही है। भारतीय जनता पार्टी खुद धर्मांतरण करवाती ताकि उसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर सके। सियासत तो धर्मांतरण के विषय में सालों से हो रही है। पार्टियों के चुनावी वादों, दावों में धर्मांतरण का जिक्र जरूर होता है, लेकिन सवाल यह है जिस धर्मांतरण की ज्यादातर शिकायतें बस्तर जैसे इलाकों से सामने आती थी, वो अब शहरी क्षेत्रों का रुख क्यों और कैसे कर गई? और जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तभी कानून को लेकर बात क्यों शुरू हो जाती है? बहरहाल ये बात तो साफ है कि बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के इंसाफ के शहर में धर्मांतरण का गोरख धंधा फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव का मौसम है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही 4 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के नेतृत्व की चर्चा करना शुरू कर दिया है। पहले अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान सामने आया और इसी नेतृत्व की लड़ाई में अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चौंकाने वाला बयान दिया है। क्यों एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस ने तंज कसने का मौका दे दिया है, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस को अभी 13 महीने ही हुए हैं और अगले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 4 साल बाकी हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव ना सिर्फ जीतना, उसके बाद सीएम के नाम की चर्चा करना राजनीतिक जानकारों को भी अचंभित कर रहा है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के दौरान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के एक बयान ने राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर राजनीतिक दलों तक का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने TS सिंहदेव के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप भी सुनिए, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कह रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव का नेतृत्व पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव करेंगे। सीएम पद के उम्मीदवार बाबा रहेंगे क्या? देखिए, ये बात छोड़िए, सीएम जब चाहे जैसा रहेंगे, हम सब लोग साथ रहेंगे। बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम कुछ भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या डॉक्टर चरणदास महंत के बयान का मतलब यह है
कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अभी से अपना नेतृत्व बदलना चाह रही है या फिर कांग्रेस फिर से कई गुटों में दिखने वाली है। अंबिकापुर में जन प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान के अलग अलग सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं और इसी बयान के बाद नगरीय निकाय चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस ही मुद्दा बन गई है। महंत के बयान से सियासी उफान, कांग्रेस में मचा घमासान। चुनाव प्रचार के दौरान बयान से बटोरी सुर्खियां। 4 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव नेतृत्व की बात पर बोले नेता प्रतिपक्ष। टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। महाराज साहब की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही हम बनाएंगे सरकार। मंगलवार को डॉक्टर चरणदास महंत का बयान सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासी आंधी कांग्रेस पर सवाल दाग रही है। इधर इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी गहरी बात बोल दी है। भूपेश बघेल को नजदीक से जानने वाले लोग शब्दों के लहजे को आसानी से समझ जाएंगे। खैर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा डॉक्टर चरणदास महंत की आला कमान से बात हुई होगी, उसके तहत उन्होंने कुछ कहा होगा, तो मुझे कुछ मालूम नहीं। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। महंत का बयान बीजेपी के लिए फ्री हिट। चुनाव के बीच भाजपा को मिला निशाना साधने का एक और मौका। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस में जूतम पेजार की स्थिति। एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं कांग्रेसी नेता। इधर डॉक्टर चरणदास महंत का ये बयान बीजेपी के लिए फ्री हिट जैसा माना जा रहा है। बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कांग्रेस में जूतम पेजार की स्थिति पहले से चल रही है। कांग्रेस नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। जो जूतम पेजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। अच्छी बात है कि बीजेपी इन्होंने जनता को भी लूटा है, अपनी पार्टी को भी लूटा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। अभी आने वाले समय पर नगरीय चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी और ग्रामीण चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस की इन बयानबाजियों को सुनकर कौन कहेगा कि कांग्रेस नेता नगरीय निकाय चुनाव में जीतने की तैयारी कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस तो हाल फिलहाल में अपने नेताओं से ही घिर गई है। कांग्रेस के नेतृत्व पर संकट मंडरा रहा है और ये बयान खुद कांग्रेस नेता दे रहे हैं। सवाल तो ये है कि अब मुद्दे, घोषणा पत्र और आरोप पर सियासत कौन करेगा, जब कांग्रेस नेता अपने नेतृत्व को लेकर ही लड़ेंगे। और इन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का नतीजा क्या होगा, खुद ही अंदाजा लगाइए। रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। सौरभ शर्मा केस की बात करते हैं, जहां भोपाल कोर्ट ने 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। सौरभ शर्मा से पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। सौरभ शर्मा से लगातार अवैध सोना और प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब इसी पूछताछ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जांच एजेंसी पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। सौरभ को जेल, शुरू हुआ सियासी खेल। कांग्रेस ने उठाए जांच पर सवाल। लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ में नहीं मिला कोई सुराग। अब ईडी सौरभ से जेल में कर रही पूछताछ। सौरभ मामले में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। जल्द सौरभ कर सकता है बड़ा खुलासा। सौरभ शर्मा से ईडी की टीम इनकम सोर्स इनोवा कार में मिले 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ रुपए कैश के साथ प्रॉपर्टी की जानकारी मांग रही है। इसी जेल में सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल भी हैं। इनसे भी पूछताछ की जाएगी।
सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ करीब 1 घंटे चली सुनवाई के बाद जज आरपी मिश्रा ने तीनों आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जेल में तीनों आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। कार्यवाही में सिर्फ लोकायुक्त वालों ने पुलिस रिमांड नहीं मांगा, जुडिशियल रिमांड मांगा था, कोर्ट ने ग्रांट कर दिया है। ईडी वालों को परमिशन मांगी थी कि उनको पूछताछ करनी है जेल में, तो उसकी कार्रवाई कि पूछताछ में क्या आई है। अभी मेरा अभियुक्त जब मेरे पास था, जब उसको कस्टडी में नहीं लिया था, उसने साफ भी उस समय भी बताया था कि मेरा इस गाड़ी से, इन प्रॉपर्टी से कोई भी सरोकार नहीं कि कहाँ से आई है, क्या है। तो वो आज भी अपनी उसी बात को बता रहा है, दोहरा रहा है, और इसके अलावा उसके पास ईडी की टीम सौरभ से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी कंपनियों में हिस्सेदारी और विदेशी निवेश से जुड़े मामलों को लेकर भी सवाल कर रही है। सौरभ से मिले जवाबों के आधार पर ही ईडी के अफसर चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल से अलग अलग पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद आमने सामने बैठाकर पूछताछ और जवाबों को क्रॉस चेक किया जा सकता है। मामले में आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा से पूछताछ को लेकर कोई रणनीति फाइनल नहीं की है। 1-2 दिन में आयकर विभाग पूछताछ संबंधी अगला स्टेप ले सकती है। इसको लेकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन को डीजी सतीश गोयल अधिकारियों से चर्चा कर प्लान को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। ईडी से पूछताछ को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार जांच एजेंसी से कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि तीनों आरोपी ट्रेनिंग करके आए हैं। सरकार ये पता नहीं लगा पा रही है कि सोना किसका है। जांच का एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है कि अलग अलग बयान ले लें, फिर दोनों को साथ में बिठा के क्रॉस एग्जामिनेशन करें, ताकि जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो अंतर्विरोध हैं, उनमें से कुछ ऐसी बात निकाली जा सके ताकि हम इस पूरी जांच में अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकें। लेकिन आप संयोग ऐसा है, देखिए इतनी ट्रेनिंग के बाद इनको लाया गया है कि एजेंसी ने जो इनके बयान लिए हैं वो इतने चालाकी से भरे हुए हैं जैसे किसी वकील ने इनको पूरा प्रशिक्षण दिया हो और उस प्रशिक्षण के बाद इन्होंने अपने बयान दिए हों। तीनों के बयान एक जैसे जा रहे हैं, यानी उन्होंने एक साथ बिठालकर बयान लेने की गुंजाइश तक नहीं छोड़ी है। वहीं कांग्रेस के सवालों पर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि सौरभ शर्मा मामले में इतनी बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई है। अगर कांग्रेस के नेता के पास कोई प्रमाण है तो जांच एजेंसी को देना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। इसी का परिणाम है सौरभ शर्मा के मामले में इतनी बड़ी छापेमारी की कार्रवाई हुई, सैकड़ों करोड़ के मनी ट्रेल को पकड़ा गया और आरोपी को भी लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी सदैव भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। सौरभ शर्मा के मामले में जांच को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के नेता उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं के पास कोई प्रमाण हो तो जांच एजेंसी को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता केवल और केवल राजनीति करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले में जांच एजेंसियां लगातार सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर से पूछताछ कर रही हैं। इससे पहले लोकायुक्त की पुलिस ने सौरभ और उनके साथियों से पूछताछ की थी और अब ईडी की टीम भी सौरभ से जेल के अंदर पूछताछ कर रही है। अब तक सौरभ ने काले कमाई का राज नहीं खोला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सौरभ शर्मा ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। लेकिन जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, ऐसे में जल्द ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बीएसटीवी के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पहल शुरू हो गई है। अगर आप भी भिखारी को भीख दे देते हैं, उसे पैसे दे देते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भोपाल में अब भीख मांगना और भीख देना दोनों ही जुर्म है। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। भीख मांगने या देने पर एफआईआर दर्ज होगी। भोपाल के अलग अलग स्थानों में सर्वे कराए जा रहे हैं। भोपाल के भिखारी मुक्त बनाने के लिए क्या खास तैयारियां हैं, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से।
इंदौर के बाद अब भोपाल की बारी। भिखारी मुक्त बनेगा भोपाल। भोपाल में भीख मांगने और देने पर होगी सख्त कार्रवाई। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए सख्त आदेश। भिखारियों के लिए शहर में पुनर्वास की व्यवस्था। बच्चों को भिक्षा नहीं, अब मिलेगी शिक्षा। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। सरकार उठाएगी शिक्षा का खर्च। बच्चों के हाथों में कटोरा नहीं, अब होगी किताब। भोपाल में भीख मांगते बच्चों का किया जाएगा रेस्क्यू। बच्चों को भेजा जाएगा स्कूल। इंदौर के बाद अब भोपाल में भिखारियों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर अब कोई भीख लेते या देते हुए दिखाई दिया तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। भिखारियों पर निगरानी के लिए जिला प्रशासन शहर के अलग अलग चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा। चौराहों पर कोई भीख मांगता हुआ नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पूरी तरीके से भिखारी मुक्त हो गया है। शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए यहां बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए, जिसके बाद शहर में भिक्षावृत्ति पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। कई सारे लोग गलत इंटेंशंस के साथ में दूसरों से भिक्षावृत्ति कराते हैं, तो हम लोग इसमें भागीदार न बने और कृपया किसी को भिक्षा न दें, जिससे कि हम लोग इंदौर को बहुत जल्दी पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति से मुक्त कराएं। इंदौर में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाए जाने के बाद कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें भिखारी भीख मांगने के लिए इंदौर से भोपाल आ गए। भोपाल में भी भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ था। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में साफ बताया कि सिर्फ भीख मांगना ही नहीं बल्कि भिक्षुकों को भिक्षा देना या उनसे कोई सामान खरीदना भी अपराध माना जाएगा। अगर कोई शख्स किसी भिखारी को खाना, पैसा या दूसरी कोई चीज देता है या उससे कोई सामान खरीदता है तो ऐसे भी आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब कोई भी व्यक्ति भिक्षा नहीं मांग सकता और केवल मांगना इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा फोकस है देने वाले पे। अगर कोई भिक्षा देता है और वो हम कहीं से फोटोग्राफ हमारे पास आता है, हमें सीसीटीवी में कैद होता है, जानकारी लगती है, तो हम उस पर भी, चूंकि 163 का आदेश है, हम उस पर भी एफआईआर की कार्रवाई करेंगे। राजधानी भोपाल में जितने भी भिखारी हैं, उनके पुनर्वास के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जो कोलार में नगर निगम का नया आश्रय स्थल बना है वो हमारा खाली था, उसको हमने भिक्षुक गृह के रूप में नोटिफाई कर दिया, क्योंकि हम पहले कोशिश कर रहे थे कि प्राइवेट भिक्षुक गृह मिल जाए, बट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर जो हमारा गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, आश्रय स्थल था, उसको हमने नोटिफाई कर दिया जहाँ रुकने खाने की व्यवस्था रहेगी। तो अगर किसी के पास रुकने के लिए आश्रय नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, तो वहाँ पर रुक सकते हैं, खाना खा भी सकते हैं। अब इन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना, तो हमने अभी जीएमडीआईसी जिला पंचायत को नोडल बनाया है कि जो लोग भी भिक्षावृत्ति में संलग्न है उनके स्वरोजगार के प्रकरण बना के, जैसे पीएम स्वनिधि स्कीम है, दूसरी भी बहुत सारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उनमें से उनको जो है लाभ दिलाएं। प्रदेश के कई अन्य शहरों के साथ राजधानी भोपाल के चौक चौराहों, धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भिखारी भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इनमें बुजुर्गों, महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। अब सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की योजना पर काम शुरू किया है। भोपाल की सड़कों और अन्य जगहों पर भीख मांगकर अपना पेट भर रहे लोगों की स्क्रीनिंग का काम जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। साथ ही भीख मांगने को मजबूर बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। इनके रहने और खाने की व्यवस्था हॉस्टल में की जाएगी। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की टीम मिलकर इस दिशा में काम करेगी। आप यहाँ पर कितने दिनों से रहते हैं, गुजारा करते हैं? हम गुजारा कर रहे हैं, कम से 1-1.5 साल हो गई साहब। तो आप लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है? नहीं साहब। लड़कियों की शादी कर दी, लड़की तो पढ़ी लिखी है, अपने घर चली गई, हम अकेले रह गए, सब मांग रहे, खा रहे। भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा
भिक्षावृत्ति किसी भी शहर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भोपाल और इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, चाहे भोपाल हो या कोई भी महानगर हो, भिक्षावृत्ति कभी भी किसी शहर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। इंदौर को भी भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की दिशा में, साथ ही भोपाल को भी भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। भिखारियों के साथ ही उनको दान देने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाएगा और जल्द ही भोपाल राजधानी को भिखारी मुक्त किया जाएगा। बैगर मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन के प्रयासों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा, जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं, वहां रोजगार देने की आवश्यकता है। भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ी है। हमने गरीबों के लिए मनरेगा लाया, जिसकी हर जगह तारीफ हुई। कितने भी आप सख्ती कर लोगे, कोई सामने मांगने नहीं आ पाएगा तो भूखों मरेगा। सच बात ये कि उनको रोजगार देने के काम करें। आप जैसे हमने मनरेगा लेकर आए, सबको रोजगार मिला, उसमें आपने तो कोसते रहे उसको, लेकिन आज विश्व भर में तारीफ हो रही मनरेगा की। तो आप उनको काम देने की बात करें, बेरोजगारी खत्म करने की बात करें, लोगों को रोजगार दें, तो उस पर अपराध पे भी कंट्रोल होगा। भोपाल को भिखारियों से मुक्त करने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के आधार पर भोपाल कलेक्टर ने अभियान शुरू किया है। भीख मांगने और देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर को बेगर फ्री और झुग्गी मुक्त करने की दिशा में प्रभावी रूप से काम किया जा रहा है। अब ऐसे में भोपाल की सड़कों पर कोई भी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। बात सियासत की में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।